तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का वर्णनात्मक निबंध। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है किसी रोचक यात्रा का वर्णन, यानी आपको कोई जगह पर जाना पसंद है, आप वहां पर गए हैं तो आप उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए हम बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन करेंगे। तो देखिए ये हमारा निबंध है। तो देखिए इसके प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या होते हैं। पहला हमारा हेडिंग होता है प्रस्तावना निबंध में, उसके बाद होगा हमारा यात्रा की योजना, तीसरा हेडिंग होगा यात्रा के पूर्व संध्या, और चौथा हेडिंग होगा मार्ग का वर्णन, और फिर पांचवा हेडिंग होगा बद्रीनाथ धाम का वर्णन, और फिर छठवां हेडिंग होगा उपसंहार। इन्हीं 6 हेडिंग पर हम अपनी प्रिय यात्रा का वर्णन करेंगे, उस पर निबंध लिखेंगे। हमें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन करेंगे। तो देखिए प्रस्तावना में हमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए यात्रा शब्द इतना आकर्षक है कि ऐसा कौन है जिसका हृदय इसे सुनकर उत्साह उमंग से ना भर जाए। यात्रा का मतलब घूमना, तो घूमने से कौन घूमने की बात सुनकर खुश नहीं होता है। सच बात तो यह है कि आजीविका हेतु धन अर्जन करते दैनंदिन जीवन एक ही बंधे बधाए ढर्रे पर बिताते बिताते मन इतना ऊब जाता है, मतलब अपने काम में व्यस्त रहते रहते मन इतना ऊब जाता है कि वह अपने जीवन चक्र में बदलाव चाहता है। यात्रा इसी इच्छित परिवर्तन का सुखद अवसर प्रस्तुत करती है। साथ ही नए स्थान देखने, नए व्यक्तियों से मिलने एवं नई भाषा सुनने का आकर्षक भी कुछ कम प्रबल नहीं होता है। देखिए अगला हेडिंग है यात्रा का वर्णन। तो देखिए उत्तर में बद्रिका आश्रम हिंदुओं का अति पवित्र तीर्थ स्थल है। नर और नारायण नामक महर्षियों ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या करके इस स्थान को विशेष गरिमा प्रदान की। फिर भगवान बादरायण वेदव्यास ने यही गुफा में बैठकर वेदांत सूत्रों की रचना की थी। अतः बद्रिका आश्रम के दर्शनों की अभिलाषा बहुत दिनों से मन में थी, परंतु समुद्र से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अति दुर्गम है। अभी कुछ दशक पूर्व तक यहाँ की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी, पर आज खास मंदिर के निकट तक बस या मोटर जाती है। अतः हम मित्रों ने हिम्मत करके बद्रिका आश्रम यात्रा का विचार बनाया। अब देखिए अगला हेडिंग है यात्रा की पूर्व संध्या। तो देखिए हम लोग बस द्वारा ऋषिकेश पहुंचे। वहां मैंने अपने एक संबंधी को पत्र डालकर टैक्सी तय करने का निर्देश पहले से ही दे दिया था, मतलब हम पहले से पहुंचे, उससे पहले वहां पर वो टैक्सी तैयार रखे। अतः ऋषिकेश पहुंचते ही टैक्सी की व्यवस्था पक्की थी। अगले दिन प्रायः ही निकलना था, क्योंकि मालूम हुआ कि लगातार 14 घंटे की मोटर यात्रा के बाद ही गंतव्य स्थल तक उसी दिन पहुंचा जा सकता है, अन्यथा मार्ग में एक दिन रुकना पड़ेगा। इसका एक कारण यह भी है कि जोशीमठ में वन वे ट्रैफिक यानी एक मार्गीय यातायात शुरू हो जाता है। ऐसा अवरोध 3 स्थानों पर होता है, जिससे पर्याप्त समय लग जाता है। अतः एक ही दिन में बद्रिका आश्रम पहुंचना तय रहा मतलब पहुंच गए। अब देखिए मार्ग का वर्णन यानी रास्ते का वर्णन। यद्यप टैक्सी वाले ने पहले ही दिन आकर सुझाव दिया था कि प्रातः 4 बजे निकल पड़ना अच्छा रहेगा, मतलब सुबह 4 बजे ही निकल चलना, पर हमें निकलते निकलते 6 बज गए। किंतु नेपाली टैक्सी ड्राइवर बहुत कुशल था, इसलिए लगातार चढ़ाई के बावजूद उसने हम लोगों को समय पर श्रीनगर पहुंचा दिया। श्रीनगर ऋषिकेश से 96 किलोमीटर दूर है। एक तो प्रातः का समय, दूसरे श्रीनगर तक दोनों ओर से पर्वतों पर पर्याप्त वनस्पति दिख पड़ती है। बीच बीच में पर्वत से बाहर आने वाले जल स्रोत बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। ये जल स्रोत अक्सर मोटर मार्ग को काटते हुए लगभग 3000 फीट नीचे अलकनंदा नदी में गिरते हैं, यानी झरना जिसे आप कहते हैं। इतनी ऊंचाई से अलकनंदा एक छोटी नहर जैसी दिख पड़ती है, पर पहाड़ी नदी होने के कारण उसमें दुर्धर्ष वेग है, मतलब बहुत तेज उसमें वेग है। विशाल शिलाखंडों से टकराकर उछलता हुआ उसका जल भीषण ध्वनि उत्पन्न करके हृदयों को भय कंपित करता है, यानी डराता है। शीतल वायु, पर्वतीय पुष्पों की सुगंध एवं पक्षियों का कलरव यात्रियों की थकान को मिटाने के साथ साथ उनका मन मोह लेता है। इस सारे
सुरम्य वातावरण के बावजूद एक ऐसी बात थी जो मेरे लिए अतीव कष्टकर थी, और वह यह है कि टैक्सी बहुत जल्दी जल्दी मोड़ ले रही थी। कहीं चढ़ाई तो कहीं सीधी उतार। पेट में उथल पुथल सी मचने लगी। जैसे तैसे श्रीनगर पहुंचकर सभी लोगों ने चाय नाश्ता लिया और तत्काल चल पड़े, क्योंकि अभी हमारे सामने लगभग 11 घंटे की यात्रा शेष थी। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि यदि हम लोग जोशीमठ 4 बजे तक नहीं पहुंच जाएंगे तो पुलिस वहीं रोक लेगी, क्योंकि जोशीमठ से आगे का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और चढ़ाई एकदम खड़ी है। इसलिए 4 बजे तक जोशीमठ पहुंचने वाले यात्रियों को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। आगे देखिए, हम लोग श्रीनगर से लगभग 10:30 बजे निकल सके। दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर भी हमारा कुशल ड्राइवर टैक्सी को उड़ाता ले चला, पर गंतव्य दूर से दूरता होता प्रतीत हुआ। इस समय प्रचंड धूप सर्वत्र छा गई थी। 30 जून सन 1910 ईस्वी का दिन था। भयंकर गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, किंतु श्रीनगर से आगे बढ़ने पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते गए, हमें गर्मी से तो राहत मिली ही, साथ ही दोनों ओर पहाड़ों की ढालों पर उगी घनी वनस्पति ने हमारा अभिनंदन भी किया। विशाल वृक्षों की सांद्र छाया हमारे मार्ग को शीतल, सुखद और सुरम्य बना रही थी, तथा स्थान स्थान पर हिरणों के झुंड और मयूरों के दल हमारे चित्त को आकर्षित कर रहे थे। श्रीनगर से आगे पहाड़ी रास्ता बहुत जल्दी जल्दी मोड़ ले रहा था। इससे हमारी गति बहुत बाधित हुई, पर साधुवाद है टैक्सी ड्राइवर को, जिसने 4 बजते बजते हमें जोशीमठ पहुंचा दिया। यदि हमें 5 मिनट का भी विलंब हो जाता तो रात वहीं बितानी पड़ती। आगे देखिए, अस्तु जोशीमठ से एक मार्गीय यातायात के कारण हम रुकते रुकते जैसे हनुमान चट्टी पहुंचे। यहाँ की शीतलें पवन में ठंडी हवाएं के पवन स्पर्श से मन प्रफुल्लित हो गया, मन खुश हो गया। समय भी लगभग 6 का हो रहा था, यानी 6 बज गए थे। लोगों ने बताया कि यह अंतिम बस्ती है। यहाँ पर यात्रियों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि आगे भीषण ठंड की आशंका थी। सभी लोग स्तंभ भाव से बैठे बहुत संकरी सड़क पर बड़ी तीव्रता से चढ़ती उतरती मोड़ लेती टैक्सी को देख रहे थे, जिसको अनुभवी और कुशल चालक आत्मविश्वास पूर्वक उसे चुटपुटे से भी अविराम गति से दौड़ा रहा था। यानी जो वहाँ पर रोज गाड़ी चलाते हैं उनके लिए आसान था, कहीं भी मोड़ लेते हैं, किसी प्रकार से निकाल रहे थे, सब लोग वही देख रहे थे। बाईं ओर से पर्वतों की ढालों पर बर्फ की पतली चौड़ी धाराएं पिघली चांदी का भ्रम उत्पन्न करती थी। वह धीरे धीरे बहती हुई अलकनंदा में गिर रही थी। वायु में ठंडक बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिससे गर्म कपड़ों के बावजूद शरीर ठंड से कांप रहा था। यह चढ़ाई यात्रा के धैर्य और श्रद्धा की अंतिम परीक्षा है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। 2.5 घंटों की स्तब्ध करने वाली भीषण चढ़ाई के बाद दिव्य बद्रीनाथ धाम की बिजली की बत्तियां चमकती हुई दिखाई दी। हमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंधकार में भटकते प्राणी को प्रकाश दिख गया, अथवा मृत्यु के मुख से निकलकर कोई संदेह स्वर्ग पहुंच गया हो। हम लोग लंबी बिना आराम किए किंतु सुखद यात्रा के बाद गंतव्य पर पहुंचने के संतोष के साथ भारी थकान का अनुभव करते हुए एक होटल के सुविधाजनक कमरे में रुक गए। देखिए आगे बद्रीनाथ धाम का वर्णन। तो देखिए अगला हेडिंग हमारा है बद्रीनाथ धाम का वर्णन। तो देखिए, कमरे की खिड़की को जरा खोलकर देखा तो झिलमिल आलोक के सामने भगवान के विशाल मंदिर को उन्तुंग शिखर अपनी भव्यता से मंडित दिख पड़ा। साथ ही अत्यधिक शीतला पवन का झोंका रोम रोम में थरथरा गया, जिससे तत्काल खिड़की बंद करनी पड़ी। अगले दिन प्रायः मंदिर के दर्शनों को चले। इससे पूर्व हम लोगों ने गर्म जल से स्नान किया। यह गर्म जल वहां के स्थानीय मजदूर बद्रीनाथ मंदिर के निकटस्थ निकट ही स्थित था। गर्म पानी के एक विशाल कुंड में लाकर 8 रुपए पीपे की दर से दे रहे थे, माने 8 रुपए ही लीटर की दर से।
बहुत से नर नारी उस कुंड में ही स्नान करके मंदिर के दर्शन कर रहे थे। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पास ही बहती अलकनंदा यद्यपि बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी, चारों ओर हिम शिखरों पर बर्फ के अंबार लगे थे। हवा की शीतलता से हड्डियां तक कंपा रही थी, पर उस कुंड का जल इतना अधिक गर्म था कि उसे शरीर का पर सहन करना भी एक समस्या थी। ऐसा मान्यता है कि इसमें स्नान करने वाले व्यक्ति के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में बड़ी भीड़ थी। भारत के कोने कोने से आए यात्री भक्तिपूर्ण हृदयों से भगवान बद्री विशाल का स्तवन कर रहे थे। भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा बड़ी दिव्य है। घंटों के घोष, भक्तों के स्तवन, कंद धूप के आमोद, सुगंध, आमोद का अर्थ होता सुगंध, सुगंध एवं दीपों के आलोक यानी उजालों से संपूर्ण वातावरण गहरी भक्ति भावना में डूब रहा था। मंदिर अत्यधिक ऊंचाई पर है, जहां तक पत्थर का सोपान मार्ग जाता है। यहाँ एक विशेष बात का यह अनुभव हुआ कि 4 कदम चलने पर ही पैर इतने भारी हो जाते हैं मानो पत्थर के हों। कुछ लोग थोड़ा चलते ही हाँफने लगते हैं। इसका कारण 12,000 फीट की ऊंचाई पर मिलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कमी थी। मंदिर के पास एक विशाल जनसमूह अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने का संलग्न था। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम का श्राद्ध सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। तो देखिए हमारा लास्ट हेडिंग उपसंहार है। उपसंहार में हमें क्या लिखना होगा, देखिए उसी दिन दोपहर को हम लोग वापसी यात्रा पर चल पड़े, यानी रिटर्न वापस आ रहे थे घर, जिसमें कोई विशेष असुविधा ना हुई। उतार के कारण टैक्सी ने भी मार्ग 11 घंटे में पूरा कर रात्रि 10 बजे ऋषिकेश पहुंचा, यानी ढलान पे था, उतार में तो गाड़ी जल्दी चली। मानव सीमा सड़क संगठन के अभियानों के लिए प्रशंसा से भर उठा था। जो मन था सीमा सड़क यानी वहाँ पे जो व्यवस्था थी उसके लिए प्रसन्न हो उठा था, जिन्होंने ऐसे दुर्गम स्थान पर सड़क बनाकर अपने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए असंभव को संभव कर दिखाया है। यह यात्रा मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना बन गई, यानी इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा या अपने पसंदीदा यात्रा का वर्णन पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।